गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की फ़िज़िक्स की क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम पढ़ेंगे। फ्लक्स पढ़ने से पहले हम एरिया वेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। एरिया वेक्टर या क्षेत्रफल वेक्टर किसी समतलीय क्षेत्रफल जैसे ए में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। उस क्षेत्रफल की दिशा क्षेत्रफल पर बाहर की ओर को खींचे गए अभिलंब की दिशा होती है। अर्थात जब हम किसी सरफेस एरिया पर कोई नॉर्मल या अभिलंब डालते हैं तो उस नॉर्मल की डायरेक्शन जो कि बाहर की ओर को हो या आउटवर्ड हो, वही उसकी एरिया वेक्टर की दिशा कहलाती है। अतः क्षेत्रफल ए को इस पर बाहर की ओर को खींचे गए नॉर्मल की डायरेक्शन में एक वेक्टर ए वेक्टर से डिनोट कर सकते हैं, जिसकी लंबाई उस क्षेत्रफल या एरिया के मैग्नीट्यूड को बताती है। और इस एरिया वेक्टर को हम लिख सकते हैं ए वेक्टर इज इक्वल्स टू एन कैप इंटू ए, जहाँ एन कैप बाहर की ओर को खींचे गए नॉर्मल के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है और वेक्टर ए को हम क्षेत्रफल वेक्टर या एरिया वेक्टर कहते हैं। इसके बाद घन कोण या सॉलिड एंगल। बच्चों, हम घन कोण से पहले कोण के बारे में बात करेंगे। हम जानते हैं कि किसी सर्किल की जब आर्क के वजह से उस सर्किल के सेंटर पर कोई एंगल सबटेंड होता है, कोई कोण अंतरित होता है, तो उसको हम प्लेन एंगल या सिंपली कोण कहते हैं। इसका मात्रक रेडियन होता है। रेडियन वह कोण है जो किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई की चाप उस वृत्त के कोण पर केंद्र पर अंतरित करती है। इसी प्रकार अगर हम किसी स्फीयर या गोले की बात करते हैं तो गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है, जो कोण सबटेंड करता है, उसे घन कोण कहते हैं और घन कोण को हम ओमेगा से निरूपित करते हैं। अब चित्र में देखें कि माना हमने कोई एक स्फीयर लिया है, गोला लिया है, जिसका केंद्र O है और स्फीयर के सरफेस पर एक छोटा सा एलिमेंट, एरिया एलिमेंट अज्यूम किया है हमने DA। एरिया एलिमेंट DA स्फीयर के सेंटर पर एक कोण d ओमेगा अंतरित करता है। अब d ओमेगा की वैल्यू हम बता सकते हैं dA अपॉन r स्क्वायर से, जहाँ dA एरिया एलिमेंट है और d ओमेगा एरिया एलिमेंट dA के द्वारा उसके सेंटर पर, स्फीयर के सेंटर पर अंतरित घन कोण है। r वृत्त की त्रिज्या, r उस स्फीयर की रेडियस या गोले की त्रिज्या है। अब यदि हम dA को r स्क्वायर के बराबर ले लें, अर्थात जो स्फीयर पर जो हम सरफेस एरिया ले रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड अगर त्रिज्या के स्क्वायर के बराबर हो तो d ओमेगा 1 स्टेरेडियन के बराबर होगा। इस प्रकार हम स्टेरेडियन को परिभाषित कर सकते हैं कि एक स्टेरेडियन वह घन कोण है जो कि गोले के पृष्ठ के एक भाग द्वारा, जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर है, गोले के केंद्र पर अंतरित किया जाता है। अब DA के कारण घन कोण d ओमेगा था, अतः हम संपूर्ण गोलीय
सरफेस की वजह से, पूरे सरफेस एरिया की वजह से, स्फीयर के सरफेस एरिया के कारण जो घन कोण की वैल्यू निकालेंगे ओमेगा, वो हम इंटीग्रेट करके प्राप्त कर सकते हैं डी ओमेगा को, और ओमेगा विल बी इक्वल टू a/r²। यहाँ स्फीयर की जो टोटल सरफेस एरिया है वो है 4πr²। 4πr² को r² से भाग देने पर हमें मिलेगा 4π। इस प्रकार पूरे स्फेरिकल सरफेस की वजह से उसके सेंटर पर जो संपूर्ण घन कोण बनेगा, टोटल सॉलिड एंगल बनेगा, उसका मान 4π स्टेरेडियन होगा। बच्चों, जैसे पूरे सर्किल की वजह से उसके सेंटर पर जो एंगल बनता है वो है 360 डिग्री, या हम कहते हैं 2π रेडियन। इसी तरह से पूरे स्फेरिकल सरफेस के कारण उसके केंद्र पर बनने वाला घन कोण 4π स्टेरेडियन होता है। बच्चों, अगर हम डीए वेक्टर की बात करें, क्योंकि घन कोण की तो कोई दिशा नहीं होती है, अदिश राशि है, लेकिन इसलिए यह डी ए वेक्टर और एन कैप के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होती है। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि डी ओमेगा इज इक्वल्स टू डी ए वेक्टर डॉट एन कैप अपॉन r², और डॉट प्रोडक्ट में हमेशा कॉस थीटा आता है, जो कि डी ए और एन के बीच का कोण होता है। तो डी ए कॉस थीटा अपॉन r², जहाँ थीटा डी ए वेक्टर और एन कैप वेक्टर के बीच का कोण कहलाता है। अब हम बात करते हैं वैद्युत फ्लक्स की, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र का गुण होता है। हम जानते हैं कि किसी वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत बल रेखाओं द्वारा निरूपित कर सकते हैं। जहाँ वैद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं वहाँ वैद्युत क्षेत्र प्रबल होता है, और जहाँ बल रेखाएं दूर दूर होती हैं वहाँ वैद्युत क्षेत्र निर्बल होता है। वैद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ, इमेजिनरी सरफेस पर वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है। अर्थात अगर हम किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इमेजिनरी सरफेस की कल्पना करें, इमेजिनरी सरफेस को सपोज करें, तो उस इमेजिनरी सरफेस से जितनी नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस होकर गुजरेंगी उनका नंबर जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बताता है, और इसे हम फाई ई से निरूपित करते हैं, और यह एक अदिश राशि है। बच्चों, इस चित्र में आप देख रहे हैं कि अगर हम एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं और जिसे हमने अलग अलग दूरी पर स्थित अलग अलग तरह की वैद्युत बल रेखाओं द्वारा निरूपित किया है, तो इस क्षेत्र में एक आर्बिट्रेरी सरफेस अज्यूम करेंगे, जो कि हमने एक एरिया बनाया हुआ है, और इस एरिया में से हम एक छोटा सा एरिया एलिमेंट, सरफेस एलिमेंट डी ए अज्यूम करते हैं। अब ये डी ए इतना छोटा है कि इसे हम समतल मान सकते हैं, और इस पर वैद्युत क्षेत्र को हम एक समान मान सकते हैं। यह सरफेस एलिमेंट डी ए को एक क्षेत्रफल वेक्टर डी ए वेक्टर से डिनोट कर सकते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड उस सरफेस एलिमेंट का एरिया डी ए होगा, और इसकी दिशा उस एरिया एलिमेंट पर बाहर की ओर को खींचे गए नॉर्मल की डायरेक्शन में होगी, जैसा कि दिखाया है हमने डी ए वेक्टर को। और ई वेक्टर जो है वो लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन में ही है, ई वेक्टर, और इन दोनों के बीच में हम ये मान लेते हैं कि थीटा कोण बना हुआ है। अब माना एरिया एलिमेंट डी ए
की स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र E है, तब डॉट प्रोडक्ट E वेक्टर डॉट dA वेक्टर इस dA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एरिया एलिमेंट dA विल बी इक्वल टू d फाई इज इक्वल्स टू E डॉट dA। और अगर हम संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की बात करें तो वह संपूर्ण फ्लक्स फाई E विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ d फाई E। और जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन ओवर द होल एरिया A E वेक्टर डॉट dA वेक्टर, और ये जो एरिया एलिमेंट dA की वजह से E डॉट dA था ये, तो अब संपूर्ण पृष्ठ द्वारा जो फाई E होगा वो इंटीग्रेशन ओवर होल सरफेस एरिया A E डॉट dA के बराबर होगा। बच्चों, जो इंटीग्रेशन ओवर होल सरफेस है ये सरफेस इंटीग्रल कहलाता है पूरे सरफेस एरिया के लिए, और फाई E विल बी इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया पर इंटीग्रल E dA cos थीटा, जहाँ थीटा इज़ एंगल बिटवीन E एंड dA। तो E cos थीटा जो है वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा और हमें मिलेगा फाई E विल बी इक्वल टू EA cos थीटा, जहाँ A जो है वो इंटीग्रेशन dA के बराबर होगा। यानी जब हम एरिया एलिमेंट का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें संपूर्ण क्षेत्रफल A प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें फ्लक्स मिल गया फाई E इज इक्वल्स टू EA cos थीटा। इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, और डायमेंशन जो है वो ml3T-3A-1। अब बात करते हैं गॉस थ्योरम की। गॉस थ्योरम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through an enclosed surface is equal to 1/ε0 times of the total charge enclosed by that surface। बच्चों, गॉस की प्रमेय केवल और केवल बंद पृष्ठों के लिए ही ट्रू होती है, और उन बंद पृष्ठ को हम गॉसियन पृष्ठ भी कहते हैं। जब हम किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र निकालना चाहते हैं तो हमें उस पॉइंट चार्ज को एक इमेजिनरी सरफेस से इनक्लोज करना होता है, उसे हमें बंद करना होता है। तो एक उस पॉइंट चार्ज के चारों ओर हम एक गॉसियन सरफेस खींचते हैं। ऐसी गॉसियन सरफेस खींचते हैं बच्चों जिसका हमें एरिया पता हो। तो वह गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल भी हो सकती है, स्फेरिकल भी हो सकती है, या ऐसी कोई भी सरफेस हो जिसका हमें सरफेस एरिया पता हो। तो ऐसी इमेजिनरी सरफेस को जिससे कि हम चार्ज को इनक्लोज्ड करते हैं उसे हम गॉसियन सरफेस कहते हैं। अब अगर हमने एक सरफेस A लिया है और जिस इस सरफेस एरिया A के अंदर एक चार्ज Q इनक्लोज्ड है, इससे इस पूरे एरिया से परिबद्ध आवेश Q है, तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस सरफेस से बाहर आएगा वो फाई E विल बी इक्वल टू Q/ε0 के बराबर होगा।
और गॉस थ्योरम यही कहती है कि किसी एनक्लोज्ड सरफेस से बाहर आने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश यानी Q का 1/ε0 गुना होता है। इसके बाद बच्चों ये तो स्टेटमेंट था गॉस थ्योरम का। अब हम गॉस थ्योरम का प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने के लिए हमने एक पॉइंट O पर एक पॉइंट चार्ज Q माना हुआ है और पॉइंट चार्ज Q के कारण एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस A से बाहर आने वाला वैद्युत फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए बच्चों इस पूरे सरफेस एरिया पर एक छोटा एरिया एलिमेंट dA मानते हैं जो कि पॉइंट P पर स्थित है और पॉइंट P की O से दूरी r है। पॉइंट P पर जो आर्क है वो O पॉइंट पर d ओमेगा कोण अंतरित कर रहा है और पॉइंट P पर जो एरिया वेक्टर छोटा एलिमेंट एरिया वेक्टर जो है वो dA वेक्टर है और इससे बाहर आने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर है। तो इस Q को एनक्लोज्ड करने के कारण dA से बाहर आने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा d phi E जो कि E डॉट dA के बराबर होगा और डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा आता है तो दैट विल बी इक्वल टू E dA cos थीटा और थीटा दिख रहा है आपको कि dA वेक्टर और E वेक्टर के बीच का कोण है यहाँ पर। इसके बाद जब हम E की वैल्यू रखते हैं 1/4πε0 जो कि हमें पता ही है पहले से Q/r²। इसको जब हम रखते हैं इसमें तो हमें मिलता है d phi E इज इक्वल्स टू Q/ε0 dA cos θ/r²। अब dA cos θ/r² जो है वो d ओमेगा के बराबर होगा। ये हमने सॉलिड एंगल की डेफिनेशन में पढ़ा था। तो dA cos θ/r² की जगह पर d ओमेगा जब हम रख देंगे तो हमें मिल जाएगा d phi E इज इक्वल्स टू Q/4πε0 d ओमेगा। तो ये तो dA एरिया एलिमेंट की वजह से बाहर आने वाला वैद्युत फ्लक्स है और जब हम टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम होल एरिया A तो इट विल बी phi E जो कि इंटीग्रेशन क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ d phi E के बराबर होगा। phi E will be equal to closed integral of d phi E। तो जब हम d phi E का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट dA और E डॉट dA की जगह पर हम ये वैल्यू रख सकते हैं Q/4πε0 d ओमेगा और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि Q/4πε0 कांस्टेंट क्वांटिटी है तो ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगी, इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा और हमारे पास केवल बचेगा क्लोज्ड इंटीग्रल ओवर द होल सरफेस एरिया A d ओमेगा और d ओमेगा की टोटल वैल्यू जो होती है फॉर होल सरफेस एरिया इज़ 4 पाई। क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ d ओमेगा इज इक्वल्स टू 4 पाई, ये हम जानते हैं और ये वैल्यू जब हम यहाँ रख देंगे 4 पाई की तो हमें मिलेगा phi E इज इक्वल्स टू Q/ε0 क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ पर Q के नीचे भी 4 पाई है और यहाँ d ओमेगा की जगह पर भी ये जो 4 पाई आ गया है ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बचेगा Q/ε0।
और इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारी गॉस थ्योरम प्रूफ हो गई है, क्योंकि पूरे सरफेस एरिया से बाहर आने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उसके द्वारा घिरे हुए चार्ज का 1/ε0 गुना आपको दिख रहा है। फाई ई इज इक्वल्स टू Q/ε0, जो कि मैथमेटिकल फॉर्म है गॉस थ्योरम का। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम।